और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर लालचंद जी बिश्नोई जी से कि वे हमारे प्रथम विशिष्ट वक्ता डॉक्टर सुमित ढूकिया जी के माइक को अनम्यूट कर दें। डॉक्टर सुमित ढूकिया जी, मैं आपका एक शॉर्ट आपका परिचय देना चाहूंगा कि आपका जन्म जो है वो नागौर में हुआ और नागौर से ही आपने वहां से बीएससी किया। उसके बाद आप जोधपुर चले गए, जोधपुर से आपने एमएससी और पीएचडी किया। आपके तकरीबन 100 से भी ज्यादा जो रिसर्च आर्टिकल हैं और बहुत ज्यादा शोध पत्र है वो आपके प्रकाशित हुए हैं। आपने 8 जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट वो है वो कंप्लीट किए हैं। और इसके अलावा आप इस समय वर्क इन जूलॉजिकल, आपने जो कार्य किया है, वर्क इन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जोधपुर सेंटर, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एशिया प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंस एट देहरादून, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, एंड सिंस 2000 वर्किंग एज फैकल्टी एट गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ न्यू दिल्ली। तो मैं डॉक्टर सुमित ढूकिया जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना वक्तव्य रखें। सर आपका माइक अनम्यूट हो गया, प्लीज। म्यूट हो गया। हाँ ठीक है सर, कंटिन्यू। नमन, प्रणाम सभी को। और बहुत बहुत लालचंद जी और संदीप जी दारणिया और मेरे पूर्व वक्ता और सभी महानुभावों का। और मैं पिछले करीब 10-12 सालों से एक अलग ही प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो मैं उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में और मेरे वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा कि कैसे हम एक सामुदायिक स्तर के ऊपर विष्णु धर्म और जो जम्बानी जो विचार है उसके साथ हम वन्य जीव संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन, स्क्रीन शेयर ऑन है सर, आप प्लीज करिए। डिसेबल करा हुआ सर। नहीं ऑन किया हुआ, ट्राई कीजिए सर, हो जाएगा। आ गया। ठीक सर, जी सर। तो ये बहुत सारे लोगों को शायद पता हो या ना हो, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो बीच में आप देख रहे हैं पक्षी, ये आज के टाइम के अंदर पूरे विश्व के अंदर एक अति संकटग्रस्त श्रेणी का पक्षी है। और ये हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है। और एक समय के अंदर जब 1972-73 के अंदर देश के अंदर जब राष्ट्रीय पक्षी बनाने की बात चल रही थी, तो इस पक्षी को भी उस रेस के अंदर शामिल किया गया था। परंतु इसका इंग्लिश में नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो बस्टर्ड और उसके साथ में उसको बोलते हुए अगर कहीं पे जवान लड़खड़ा जाए तो कहीं बदनामी ना हो, इसकी वजह से, इस सिर्फ नाम की वजह से इस पक्षी को वहां से हटा के और हमें मोर को बनाया गया। तो जो पक्षी भारत के राष्ट्रीय पक्षी बनने की दौड़ में था, आज वो पक्षी हमारे आंखों के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे पिछले 5-6 साल से एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि कैसे हम स्थानीय समुदाय के साथ में काम करके उनके अंदर जो हमारे वन्य जीव संरक्षण के जो मूल्य हैं उनके अंदर हम कहीं ना कहीं ऐसा कुछ प्रोपोगेट करें कि वो हमारे साथ जुड़े और एक लैंडस्केप लेवल पे हम इसको बचाने का काम करें। तो अभी हमारे माननीय मंत्री जी सुखराम जी बिश्नोई ने भी बताया कि सरकार इसके ऊपर कैसे काम कर रही है। तो सरकार अपना काम कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से बखूबी वो काम कर रहे हैं। पर हम इसको अपना सर वॉल्यूम थोड़ा हाई रखें, सामुदायिक स्तर पे हम इसको कैसे ले जाएं, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो आज का टाइटल है वो ये है कि क्या स्थानीय समुदाय लुप्तप्राय जानवरों और उनके निवास स्थान को बचा सकते हैं, और इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इस पे कर रहे हैं। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों की भूमिका और जिम्मेदारियां। तो मैं यहाँ पे जो मेरे युवा साथी है और जो यंग जो मेरी जनरेशन साथ में काम कर रही है उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या है। क्योंकि हम 500 साल पुराने समाज के मूल्यों पे और उस पर हम चल रहे हैं और धीरे धीरे हमें इनके ऊपर अपने आप को खरा उतारना है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये पश्चिम राजस्थान के जो ग्रासलैंड्स हैं उन ग्रासलैंड्स का ये टाइगर है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि सेंट्रल इंडिया या रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर के वजह से सारा फॉरेस्ट बसता है, उसी प्रकार पश्चिम राजस्थान के जो घास के मैदान है उन घास के मैदानों का ये राजा है। और इस राजा के नीचे चिंकारा भी बसता है, इस राजा के नीचे सांडा भी बसता है और बहुत सारे कम से कम 100-200 प्रकार के संकटग्रस्त और अन्य प्रकार की प्रजातियां जिंदा रहती हैं। ये इस प्रकार के भूभाग में रहता है जहाँ पे बहुत थोड़े से पेड़ पौधे होते हैं और ज्यादातर ये जो हमारे रेगिस्तानी घास के मैदान है जिसके अंदर सबसे बड़ा जो घास का प्रजाति पाई जाती है
ज्यादा पाई जाती है वो है सेवण घास, और उसके बाद में दामन, और फिर और बहुत सारे बरूट और कई प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं। और ये मानसून के टाइम के अंदर आप देखोगे तो जो हमारा डेजर्ट हम जिसको कहते हैं कि साहब वहाँ पे टोटल रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान पूरा का पूरा हरा भरा हो जाता है और वहाँ पे आपको 1 इंच भी जगह खाली नहीं मिलती। तो हमारी धरती माँ का जो वहाँ का पेट है, उस पेट के अंदर बहुत सारे बीज हैं और बारिश के दिनों के अंदर वो अपना रंग दिखाते हैं। और वहाँ का ये राजा अपने तरीके से उसके अंदर नाचता है, कूदता है, खेलता है और वो अपने बच्चे अंडे और वहाँ पे पैदा करता है। ये एक मैं फोटो हमारे साथी पोखरण धोलिया के राधेश्याम जी पैमाने विश्नोई का है कि देखिए आप टिड्डी जो आज हम लोग कह रहे हैं कि टिड्डी की समस्या बहुत भयंकर है, उस क्षेत्र के अंदर सुबह से शाम तक पूरे एरिया के अंदर गोडाउन भाग भाग के टिड्डियां खा रही है और अपनी तरह से वो टिड्डी को कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रही है। और उसके साथ में क्योंकि टिड्डी वो प्रोटीन से भरपूर डाइट है, तो उनके अभी जो प्रजनन काल है उसके अंदर ये बहुत मददगार साबित हो रही है। और जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने कहा कि लास्ट ईयर इन्होंने 9 अंडे इकट्ठे किए, तो मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर गत वर्ष जो है गोडावन ने करीब 20 के आसपास अंडे दिए थे और उनके अंदर से 9 अंडे जो है वो कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर के अंदर लेके गए और बाकी जो 11 अंडे थे वो अलग अलग जगहों को दिख रहे थे। इसकी संख्या 1918 के अंदर 2018 के अंदर 150 पूरे विश्व में बची है। तो यहाँ पे एक अंडा और एक इंडिविजुअल का बचना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये इस साल जब गत वर्ष से ये टिड्डियां खाती जा रही है और इस बार हम देखेंगे कि इनके अंडों की तादाद के अंदर इजाफा होने की हमें पूरी उम्मीद है। ये इस प्रकार घास के मैदानों में घूमता है और इसकी आप हाइट देख लीजिए, चिंकारा के बराबर की साइज की चिड़िया है। और यहाँ पे देखिए कि कैसे ऊंट और जो बाकी के जो वनस्पतियां उनके अंदर ये बड़े अच्छे से घुल मिल के घूमती है। और यहाँ आप देखिए कि साथ में एक लोमड़ी भी घूम रही है, मरु लोमड़ी है, गोडाउन का एक परिवार घूम रहा है, पीछे चिंकारा घूम रहा है, ऊपर एक बाज बैठा है। तो ये इसका पूरा एक संसार है जहाँ पे ये रहती है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह ये पूरे 11 स्टेट के अंदर, भारत के जो 11 राज्य थे उनके अंदर मिलती थी। ये जो धारीदार लाइन है ये पहले यहाँ मिलती थी, उसके बाद में इसका जो वितरण है धीरे धीरे सिर्फ जो केसरिया कलर का जो एरिया है उसमें मिलता था और आज के समय में ये सिर्फ हरे रंग का जो मैंने आपको बिंदु बताया मैप के अंदर, ये सिर्फ इस जगह पे मिल रही है। तो इस जगह पे मिलने का ये क्षेत्र है जिसमें थोड़ा सा पाकिस्तान का पार्ट है जो कभी कभी उस तरफ जाती है और बाकी थोड़ा मतलब ज्यादातर ये पार्ट जो है वो जैसलमेर का भूभाग है। और 2018 के अंदर इसका लास्ट असेसमेंट हुआ था और 2011 से लेकर 2020 तक इसको अभी भी हमने अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। इसके ऊपर जो है वो ये अति संकटग्रस्त के बाद में फिर विलुप्त प्राणी के श्रेणी में जाती है। और ये देखिए किस प्रकार 1969 के अंदर इसकी जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 1260 थी और वो एकदम धरातल पे रसातल पे आ गई है। और आज 2018 में इसकी संख्या 150 थी और उसके बाद में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसकी गिनती करना छोड़ दिया क्योंकि गिनती करने से जो हमें बहुत ज्यादा आशा नहीं मिल रही थी। तो अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने अब इसमें जैसलमेर के अंदर कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर पे काम स्टार्ट किया और एक बहुत ही महत्वाकांक्षा वाली प्रोजेक्ट है जिसका रिजल्ट हमें 25 साल बाद देखने को मिलेगा। मतलब आप ऐसी चीज के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो 25 साल बाद आपको रिजल्ट देगी कि हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं। मैं यहाँ पे पिछले करीब 10-12 साल से अपने इस तरह पे अलग अलग तरीके से मैं गोडाउन का सर्वे कर रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, वन विभाग के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ कुछ मेरे साथी जो है वो कैंपेन के अंदर हमारे दिखा रहे हैं। हमने डेजर्ट नेशनल पार्क के कम से कम 10-12 बार हमने उस एरिया को सर्वे किया जहाँ जहाँ गोडाउन मिलती है हमारे सारे विभाग के अंदर स्थानीय समुदाय का लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिसमें विश्नोई भी है, मुस्लिम भी है, राजपूत भी है, भील भी है और बहुत सारे और अन्य जाति के लोग भी हैं। तो जो एक हमारे जो पश्चिम राजस्थान में या जो हमारे राजस्थान के अंदर जो एक मूल भावना है कि हमें शिकार नहीं करना चाहिए या हमें शाकाहारी जीवन जीना चाहिए, उस प्रकार के लोगों के अंदर धीरे धीरे हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको बचाने के लिए हम आगे बढ़े। मैं इनके अंदर स्कूलों के अंदर भी जाके हम लोग कैंपेन करते हैं। स्कूल जाके हम लोगों ने बताया कि किस प्रकार ये प्राणी जो है वो राजस्थान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अब कुछ हमारे आप फोटोग्राफ देखिए और हमने पैम्पलेट बनाए, पोस्टर बनाए, लोगों को बांटे, उनको विज्ञान की जो भाषा है उसको हमने शुद्ध हिंदी के अंदर और मारवाड़ी के अंदर जाके हमने हमारे जो सारे कैंपेन थे वो हिंदी और मारवाड़ी में थे। हमने कहीं पे वहाँ पे इंग्लिश में किसी से बात नहीं की है और हम उन्हीं के साथ बैठ के उन्हीं के साथ मिक्स होके
काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 साल से मैं पोखरण धोलिया में जो हमारे कुछ युवा साथी है उनमें राधेश्याम जी पेमानी के साथ में काम कर रहा हूँ, और हमने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है कि हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस मैसेज को कैसे पहुंचाएं। तो हम लोग अलग अलग ओकेजन के ऊपर इसका सोशल मीडिया के लिए कार्ड डिजाइन करते हैं, और उसमें हमने कोई भी ओकेजन को हमने छोड़ा नहीं है कि हम किस प्रकार इसको आगे बढ़ाएं। और वहाँ पे कई समस्याएं हैं, उनके अंदर एक ये समस्या है कि आज जो है जगह जगह कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हम लोग देखते हैं कि कुत्ते जो है वो कृष्ण मृग और चिंकारा को बहुत मारते हैं, घायल करते हैं। जोधपुर का जो रेस्क्यू सेंटर है उसके अंदर लगभग 80% जो एनिमल रेस्क्यू के लिए आते हैं वो सब कुत्तों की वजह से घायल हुए आते हैं। ये कुत्ते की जो समस्या है ये डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडाउन तक पहुंच गई है। दूसरा इसका जो कारण है वो पवन ऊर्जा की जो पवन में जो चक्कियां लगती है उनकी वजह से ये मरते हैं। और ये जो है हमारे राधेश्याम जी पेमानी ने एक ट्रिब्यूट तैयार किया कि हम लोग पिछले करीब 2 साल के अंदर हमने 6 गोडाउन जो है वो बिजली के तारों के नीचे और पवन चक्कियों वाले एरिया के अंदर मरी भी देखी है। और इसके अंदर हमारे स्थानीय युवा साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग एक करीब 150-200 लोगों का एक नेटवर्क हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं, और वो लोग हमें डेली और वीकली के बेसिस पे अपडेट देते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है। क्योंकि ये पक्षी जो है वो वन विभाग की जो बाउंड्री, उस वन विभाग की बाउंड्री के बाहर भी बहुत जगह जाता है। ये उड़ने वाला पक्षी है तो आप इसको अपनी बाउंड्री में रख नहीं सकते। तो ये जब बाहर जाता है तो इसके ऊपर कई प्रकार के संकट आ जाते हैं, इसलिए हमारी वहाँ पर नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। और ये देखिए बिजली के तारों के नीचे अलग अलग समय के अंदर ये गोडाउन के मरने के फोटोग्राफ है। और ये सारे के सारे जो फोटोग्राफ और जो सारी की सारी लोकेशंस की जानकारी है ये सबसे पहले हमारे सामुदायिक स्तर पे जो युवा साथियों की टीम है उन्होंने रिपोर्ट किया, और फिर हमने वन विभाग को बताया, वन विभाग उस साइट पे पहुंचती है, फिर उसको रिकवर करती है। और अभी ये जो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हरे रंग के अंदर जो है वो राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर का जो और बाड़मेर का भाग है, और उसके बाद में लाल कलर के एरिया के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे विंड मिल्स का जो पवन चक्कियों का एरिया है। और ये जो ऊपर एक हल्का ऑरेंज कलर का जो आप देख रहे हो ये एक सी शेप का जो बाउंड्री है घोड़े की नाल की टाइप की, ये जो है वो जिसको हम लोग जेबी आर्क कहते हैं, मतलब गोडाउन का वास्तविक जो भूभाग है जहाँ पे आज की समय में गोडाउन मिल रही है। तो अभी इसमें हम देखें तो मोटे तरीके से 2 भूभाग में बटी हुई है। एक भूभाग जो है पोखरण रामदेवरा के पास में जो जिसको हम लोग पूर्वीय पॉपुलेशन कहते हैं, ईस्टर्न पॉपुलेशन, और दूसरा जो है वो डेजर्ट नेशनल पार्क के पास है वेस्टर्न पॉपुलेशन। और अब ये पिछले करीब 10-12 साल के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ पवन चक्कियों का और सोलर ऊर्जा का, उसकी वजह से ये भूभाग जो है बीच में से कटान में आ रहा है। तो अब ये जो पक्षी जो है वो इस तरफ से आगे उड़ के नहीं जा सकते, इनको ये पूरा लंबा भूभाग लेना पड़ता है, और उसकी वजह से बहुत जगह रास्ते में एक्सीडेंट भी होते हैं। हम लोग वन विभाग के साथ मिलकर स्थानीय युवाओं की हमने एक टीम तैयार की है, जिनको हम लोगों ने समय समय पे जाके ट्रेनिंग दी है, और करीब 15-16 नेचर गाइड हमने तैयार किए हैं, जिसमें से 5-6 नेचर गाइड जो है वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में काम कर रहे हैं। और जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट है उनको वो सब डेजर्ट की जो वेजिटेशन है और सब जानवर दिखाते हैं। और इनमें कुछ ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मुस्लिम लड़के हैं, ये मूसा खान है, इसके साथ में ये उर्सा खान है, ये सब हमारे उस ट्रेनिंग के भाग थे। और लास्ट ईयर की जो हमने हमारी कम्युनिटी नेटवर्क था उसके अंदर हमें सबसे पहले जंगल के अंदर इसका बच्चा जो है हमारे कम्युनिटी नेटवर्क के बच्चों ने को बताया। मैं इस तरह से एक प्रोजेक्ट के अंदर इनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा रोल ऑनरेरी एडवाइजर है, और इसमें हमने कम्युनिटी को ऊपर रखा है, उसके बाद में हमारे वॉलंटियर्स हैं, उसके बाद फील्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं, और उसके बाद में सबसे नीचे टीम लीडर है, और एक स्थानीय संस्था हमने बना रखी है जिसके अंदर मैं ऑनरेरी एडवाइजर के रूप में काम करता हूँ, और संस्था का नाम है ERDS फाउंडेशन। और बाकी जो ये कम्युनिटी वॉलंटियर्स है सारे अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने गाँव में काम करते हैं। और इसके अंदर मैं समय समय पे लोगों से मदद की वो करता हूँ कि कहीं पे हमें कुछ सपोर्ट मिले। तो ये एक स्वीडन की संस्था है जिसने हमें कुछ बाइनोकुलर्स और बुक्स गिफ्ट की। इसमें हमने जाके और स्थानीय जो युवा हमारे साथ काम कर रहे थे उनको सबको मैंने पर्सनल जाके इनको हैंड ओवर किया। और ये हमारे साथ हमारे धारदार जो युवा साथी है जोशीले राधेश्याम पेमानी पोखरण धोलिया से, और इनके नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और इनके नेटवर्क के अंदर हमने पिछले करीब साल भर के अंदर एंटी पोचिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा काम शुरू किया है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गोडाउन का जो क्षेत्र है उसके अंदर किसी भी प्रकार की शिकार की कोई घटना ना हो। और कुछ हमारे काम की रिपोर्ट्स है जिसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने हमारे काम को पहुंचाया है। और इसके साथ में वन विभाग के साथ मिलके और हमें एक संस्था से कुछ सपोर्ट मिला, तो हमने 15 स्कूलों के अंदर कुछ सामान डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसके अंदर हमने
खेलकूद और स्कूल से रिलेटेड सामान को स्कूलों में दिया। और ये यहाँ पे हमारे साथ में डेजर्ट नेशनल पार्क के जो डायरेक्टर है डीएफओ हैं और बाकी स्थानीय लोग हैं। और ये हमारा कम्युनिटी की जो हम लोग मीटिंग करते हैं, कम्युनिटी के साथ जाके लोगों से बात करते हैं, ये हमारा धुलिया का मीटिंग का फोटो है। और उसके बाद में जो 15 स्कूल और जो बाकी स्कूल हमारे आसपास के एरिया के थे, उसके अंदर जाके हमने कंटिन्यूस स्कूलों के अंदर अवेयरनेस की रैली रखी, ताकि हम बच्चों के थ्रू समाज के अंदर, गांव के अंदर हम अपनी बात को पहुंचा सके कि किस प्रकार अति संकटग्रस्त ये प्राणी है। और ये प्राणी ऐसा प्राणी है कि आज अगर हम नहीं जागे तो हमारे सबके रहते रहते ये प्राणी हमारे आंखों के सामने अस्तित्व से खत्म हो जाएगा। एक दो नहीं मर रहे हैं, ये अगर ये प्राणी मरता है तो आप ये समझ लीजिए इसकी पॉपुलेशन का 10% ये जो हम जेनेटिक लॉस कहते हैं, या हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें से 10% सीधे खत्म हो रहे हैं। क्योंकि आज इसकी संख्या 2018 में 150 थी, आज इसकी संख्या का हमें आंकलन नहीं है। कई जगह कई लोग ऊपर और कई लोग टेबल के पीछे से बात करते हैं कि इसकी संख्या लगभग 100 के आसपास है। अब जब 100 प्राणियों में से एक प्राणी मरता है तो हमारा पॉपुलेशन का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इसके अंदर ब्रीडिंग करने वाली जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी है, बाकी जो पॉपुलेशन है वो बुढ़ी पॉपुलेशन है इसके अंदर। क्योंकि ये चिड़िया की एज बहुत लंबी होती है तो ये ज्यादा समय तक जीती है, पर ये अंडे जो है कम ही समय तक देती है। ये हमारा कैंपेन का पोस्टर है और हमने इसके अंदर ये कोशिश की है कि गोडावन है हमारी शान, मारवाड़ की ये पहचान। मतलब हमने इसको गर्व के साथ और इसको सम्मान के साथ जोड़ने की कोशिश की है कि वहाँ के लोग जो है वो सम्मानजनक रूप से ये कह सके कि हम वहाँ रहते हैं जहाँ हमारे गोडावन रहता है। तो वहाँ के एरिया के अंदर लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया है। और हमने राजस्थानी के अंदर कहावतें बनाना चालू किया है, लोगों से, कवियों से हमने मिले हैं। उसमें एक हमारे पास ये कहावत ये है कि जैसे ऊंचा ऊंचा धोरा अटे लांबो रेगिस्तान, कोसा कोस रूह कोनी तब तो रेगिस्तान राजस्थान, फोगड़ा और कैर अठे करे भोम पर राज, गोडाउन राज जोड़ा अठे मरुदर राताज। तो इस प्रकार के हम लोग संदेश सोशल मीडिया से स्थानीय लोगों को हम लोग पहुंचाते हैं। और एक मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 2000 के अंदर बॉम्बे नेचुरलिस्टिक सोसाइटी के साथ में जब मैं काम कर रहा था एज ए वॉलंटियर, तो एक उस संस्था ने मोहनगढ़ के पास में एक सांकला करके गांव है, वो राजपूतों का गांव है। उस गांव के अंदर राजपूत जो है मान गए थे और उन्होंने बोला साहब आप हमारे यहाँ मंदिर में इसकी मूर्ति स्थापित कर दीजिए ताकि लोग इसको भी साथ साथ में पूजे। ये मंदिर हरभुजी का मंदिर है और इस मंदिर के अंदर जैसे शिव जी के सामने नंदी बैठा विराजमान होते हैं, उसी प्रकार इस मंदिर के सामने मूर्ति के सामने गोडाउन की जो है लाइफ स्टेचू मेंटेन है और इसकी भी लोग पूजा करते हैं। देखिए जिस प्रकार इसके गले के अंदर मोली और मालाएं डली है और इसकी चोंच के ऊपर आप देखेंगे तो प्रसाद के निशान लगे हुए हैं। तो किस प्रकार इसको भी लोगों ने धार्मिक रूप देना शुरू किया और ये 20 साल की मेहनत है कि आज ये पूरी तरह से मंदिर में मूर्ति जो है लोगों के अंदर स्थापित हो गई है। लास्ट ईयर से हमने एक ढूकिया साहब थोड़ा कंक्लूड कीजिए, टाइम थोड़ा और हो रहा है। जी बस हो गया सर कि हमने ये देखा कि जाम्बो जी का अगर इसको आशीर्वाद मिले तो हमें एक और इसको मैसेज पहुंचाने की मदद मिलेगी। और इसके साथ में कुछ हमारे एंटी पोचिंग के काम है कि देखिए किस प्रकार जो इस क्षेत्र के अंदर हमारा काम चल रहा है और हमने वल्चर्स पे भी इसके ऊपर मतलब काम नेटवर्क से शुरू किया है। और कोचिंग के अंदर पूरे एरिया के अंदर हमारा नेटवर्क चल रहा है, चाहे वो सांडा हो, चाहे चिंकारा हो, चाहे मोर हो, चाहे खरगोश हो, चाहे तीतर हो, चाहे बटवड़ हो जिसको हम लोग सेंट क्रूज कहते हैं। और ये हमारा अभी रिसेंटली 2 अप्रैल को लॉकडाउन के अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट जो था वो पकड़ना था। और इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा जम्बानी साहित्य का, जोधपुर यूनिवर्सिटी का, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, उसी के मंच पर आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ढूकिया जी। निश्चित रूप से आपके और जो राधेश्याम जी पैमानी है उनके साथ में मिलकर आपने जो जिस प्रकार से गोडाउन संरक्षण का एक अद्भुत कार्य आपने करके दिखाया है, वो निश्चित रूप से हम सभी के अंदर और जो पर्यावरण प्रेमी है उनके अंदर एक नवीन चेतना का जरूर संचार करेगा कि वे जहां भी है, जिस परिस्थितियों के अंदर भी हैं, उन परिस्थितियों के अंदर वो पर्यावरण और जीव को बचाने की जो पहल है वो पहल करें, मार्गदर्शन प्राप्त करें और एक सकारात्मक रूप से इस पर्यावरण को बचाने के रूप में आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे मंच साझा किया, इसके लिए भी आपका पुनः धन्यवाद। और अब इसी क्रम में मैं अगले विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर अशोक पुरोहित जी, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से है, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। आपका अध्ययन व अध्यापन का 30 वर्ष का एक बहुत लंबा अनुभव है। आपका मुख्य विषय मेल रिप्रोडक्टरी फिजियोलॉजी ऑफ मैमल्स, इकोलॉजी ऑफ बैट्स, इकोलॉजी ऑफ कल्चर्स। आप विभिन्न विश्वविद्यालयों में रिक्रूटमेंट व फेलोशिप बोर्ड के मेंबर रहे हैं और आपके 40 अंतर्राष्ट्रीय व 61 राष्ट्रीय प्रकाशन है और आपने 60 अंतर्राष्ट्रीय व 139 राष्ट्रीय सेमिनारों और संगोष्ठियों में आप अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं, चेयरपर्सन रह चुके हैं। आपने विश्व के अनेक देशों की यात्राएं की है। आपके सानिध्य में 25 पीएचडी है जो पूर्ण हो चुकी है और 4 अभी जारी हैं और आप विभिन्न एकेडमिक बोर्ड के मेंबर हैं। तो बिना किसी अन्य औपचारिकताओं के मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर अशोक पुरोहित जी से। थैंक यू आप सभी का। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर्स जयकाराम जी, उन्होंने जो मुझे मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी हमारे एक विद्यार्थी प्रोफेसर डॉक्टर सुमित धूकिया जो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, जो कि संरक्षण के ऊपर 10 सालों से 15 सालों से ये कार्य कर रहे हैं और गोडाउन के ऊपर, क्योंकि ये ज्वलंत समस्या है उसके ऊपर ये बात की उन्होंने। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और बहुत सही दिशा में, डायरेक्शन में काम हो रहा है। मैं आज जो प्रेजेंट करने वाला हूँ वो है थार डेजर्ट मेडिसिनल प्लांट्स और किस तरह से वो अपने इस सिस्टम, इस भूमि को ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। तो मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा कि थार डेजर्ट के वो मेडिसिनल प्लांट जो कि मधुमेह में किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं।